नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज आपकी CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको शिक्षण के स्तर को पढ़ाएंगे, लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, शिक्षण के स्तरों को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है स्मृति स्तर। शिक्षण का पहला स्तर कौन सा होता है? स्मृति स्तर, और इसे हर्बर्ट ने दिया था। तो स्मृति स्तर को किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चे को रटने पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चे के रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी तथ्य को समझना नहीं जरूरी होता है। इसमें क्या स्मृति स्तर जो होता है, इस स्तर पर क्या करता है? बच्चा रटने पर अधिक बल देता है। किसी भी चीज़ को समझने के बजाय उसको कंठस्थ करने पर अधिक बल देता है। यह शिक्षण अधिगम का सबसे निचला स्तर होता है। तो यह जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, इसका सबसे निचला स्तर होता है। अगला है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो इस स्तर पे क्या होता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही उद्देश्य होता है। उसको रट कर समझना नहीं, उसको रट लेना है, बस केवल उसको कंठस्थ करना होता है। कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? केवल ज्ञान प्राप्त करना, उसको रट कर। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्मृति स्तर होता है वह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। दूसरा है समझ बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। दूसरा स्तर कौन सा है? समझ बोध स्तर या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसे मॉरिसन ने दिया था। तो इसे किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। इसमें क्या होता है कि यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। तो यह दूसरा स्तर होता है और स्मृति स्तर से इसका लेवल थोड़ा सा अप होता है। इसमें रटने के बजाय अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। तो इस स्तर पर क्या होता है कि चीज़ों को रटने के बजाय, तथ्यों को रटने के बजाय उसको समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम दिए जाते हैं या सिद्धांत बताए जाते हैं, वह इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। तो इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर रखने के बजाय उसको समझने पर बल दिया जाता है, और जो ज्ञान बताया जाता है, जो नियम बताए जाते हैं और जो सिद्धांत बताए जाते हैं, उसको इस तरह से दिया जाता है, उसको इस तरह से बताया जाता है कि उसका प्रयोग बच्चा व्यवहारिक रूप से भी कर सके, उसका व्यवहारिक प्रयोग कर सके। अगर सामाजिक जीवन, दैनिक जीवन में उसका कोई प्रयोग हो रहा है तो उसको भी सीखे, मतलब विभिन्न प्रकार से उनका अनुप्रयोग सीखे। अगला है, चलिए देखते हैं। तीसरा स्तर होता है चिंतन स्तर। तीसरा स्तर सबसे ऊंचा वाला जो स्तर होता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित स्तर चिंतन स्तर होता है। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की मानसिक शक्तियों के विकास का पूर्ण अवसर दिया जाता है और उसे पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। अगला है कि इसमें पहले बच्चे के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। तो इस स्तर पे क्या होता है कि पहले विभिन्न नियम, सिद्धांतों को उसको बताया जाता है, उसको समझाया जाता है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इन पर चिंतन करने पर कि इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इनकी बुराइयाँ क्या हैं, इनका हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनकी सीमाएँ क्या है, ये सब जानने के लिए उसे खुद स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए अवसर दिया जाता है और निष्कर्ष निकालने का भी अवसर उसे दिया जाता है। तो क्या होता है कि निष्कर्ष निकालने का भी अवसर उसे दिया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग। हमारा अगला टॉपिक क्या है? सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग। चलिए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। यह शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप होता है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य होती हैं। इसमें क्या होता है कि शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप होता है जिसमें शिक्षण प्रक्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। सूक्ष्म शिक्षण विधि का जो विकास है उसे एलन महोदय ने किया। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। यह कब होता है कि अगर आप किसी भी, मान लीजिए, टीचिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, तो आपका जो प्रशिक्षण होता है उसमें कम समय में आपको पढ़ाने का कैसा ज्ञान दिया जाए, वही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इसमें 5 से 10 मिनट आप पहले पढ़ाएंगे, फिर आपका कोई देख रहा होगा, कोई टीचर या कोई आपके सहपाठी देख रहे होंगे, फिर आपको फीडबैक देंगे कि आपकी क्या गलती हुई है। 6 मिनट, फिर 2-3 मिनट उसको फीडबैक देंगे। आप उसके फीडबैक को लेते हुए फिर से आप उसमें संशोधन करेंगे, फिर आप 5-6 मिनट पढ़ाएंगे। इस प्रकार आप तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक आपका वो जो पठन, वह जो उसका विवरण है, जो आपका टॉपिक है, वह आप अच्छे तरह से नहीं पढ़ा लेते। इस प्रकार 40 से 50 मिनट में आप सूक्ष्म शिक्षण अच्छे से कर लेते हैं और आपको बारीकियां पता चल जाती है शिक्षण विधि की। तो यही है शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण की शिक्षकों के कौशलों का विकास किया जाता है इसमें, जैसे कि श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि कम समय में शिक्षण प्रशिक्षण में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है और विभिन्न कौशलों का विकास किया जाता है शिक्षकों में, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और धारा प्रवाह या फिर प्रश्न प्रवाह कौशल। चलिए आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है, किस किस स्तर पर होकर गुजरती है। पहला स्तर है पाठ योजना निर्माण। पहले आपको क्या करना है, पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करता है। पहले टीचर या जो शिक्षक प्रशिक्षण कर रहा है वह पाठ योजना का निर्माण करेगा। उसके बाद क्या होता है, कक्षा शिक्षण होती है।
पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि 5 से 6 मिनट समय रिजर्व होता है शिक्षण के लिए, 6 मिनट फिक्स होता है 6 मिनट। उसके बाद प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक लेने के लिए भी 6 मिनट होता है। उसके बाद जो उसके सहपाठी होते हैं या कोई अन्य टीचर होता है या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो खुद वीडियो देखता है तो उसे प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक मिलती है और इसके लिए भी 6 मिनट दिया जाता है। फिर पुनः पाठ योजना बनाई जाती है। फिर पुनः पाठ योजना जो फीडबैक मिला रहता है, जो कमियां होती हैं उसको सुधारने के लिए फिर 12 मिनट मिलते हैं। फिर पुनः शिक्षण मिलता है 6 मिनट का। फिर पुनः प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की। तो टोटल समय 36 मिनट होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में टोटल समय कितना लगता है? 36 मिनट। इसमें क्या होता है, पहले पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, फिर वह कक्षा शिक्षण किया जाता है 6 मिनट के लिए। 6 मिनट आप उसको पढ़ाते हैं, फिर प्रतिपुष्टि मिलती है, उसके बाद 6 मिनट फीडबैक देने के लिए भी मिलते हैं। फिर पुनः पाठ योजना बनाने के लिए 12 मिनट मिलते हैं। 12 मिनट में आप पुनः पाठ योजना अपनी गलतियों को ठीक करें। पुनः शिक्षण फिर 6 मिनट के लिए होता है और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट के लिए फिर होती है। टोटल 36 मिनट इसमें लगते हैं सूक्ष्म पाठ योजना में, सूक्ष्म शिक्षण में। देखिए चित्र बना है, पाठ योजना पहले शिक्षण होती है 6 मिनट के लिए, फिर प्रतिपुष्टि मिलती है 6 मिनट प्रतिपुष्टि देने के लिए भी आपको मिला रहता है। उसके बाद जो आपकी गलतियां होती है उसको सुधारने के लिए 12 मिनट मिलते हैं, जिसको पुनः योजना कहा जाता है। पुनः पाठ योजना आप बनाते हैं, फिर पुनः शिक्षण करते हैं 6 मिनट के लिए, फिर आपको पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है। तो टोटल 36 मिनट का यह सूक्ष्म शिक्षण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप कोई कौशल सीखे हैं, कोई विशेषताएं आपको पता है, कोई अच्छा गुण आपको पता है और वह उस काम को सीखे हैं और वह किसी और ने काम को करने में सहायता दे रहा है, तो क्या है? अधिगम का स्थानांतरण या सीखने का स्थानांतरण। जैसे आप ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। मतलब आप ट्रक चलाना सीख गए हैं तो वह आप कार चलाने में भी आपको वह मदद करेगा। तो ये क्या है? अधिगम का स्थानांतरण तो हुआ कि आपका एक कौशल जो है वो दूसरे काम को करने में मदद कर रहा है। तो ये है अधिगम का स्थानांतरण। अब हमारा अगला टॉपिक है स्थानांतरण के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरण के प्रकार। इसमें पहला है धनात्मक स्थानांतरण। चलिए देखते हैं धनात्मक स्थानांतरण क्या है। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान से, अनुभव से अथवा प्रशिक्षण से नई बातों को सिखाने में सहायता करता है। तो धनात्मक स्थानांतरण आपका जो पूर्व ज्ञान है, जो आपके पहले के ज्ञान है, आपके जो अनुभव हैं अथवा आपने जो प्रशिक्षण किया है उससे नई बातों को सिखाने में सहायता करता है। मतलब आपकी जो पिछले ज्ञान है, पिछला कौशल है, उससे नए कौशल को सीखने में सहायता करता है। आगे देखते हैं। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है तो इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो जब आपका कोई पुराना कार्य जो आप सीखे हैं, जो आपका अनुभव है, जो आपका प्रशिक्षण है, जो आपका पूर्व ज्ञान है, किसी नए कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? सीखने का धनात्मक स्थानांतरण। कैसे हैं? जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। तो जो हिंदी भाषा का ज्ञान है, हिंदी और संस्कृत चूँकि लगभग एक ही भाषा है, जब लगभग इनके व्याकरण समान रूप से होते हैं, तो हिंदी भाषा का ज्ञान जब आपको संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत सीखने में आसानी सहायता प्रदान करता है तो ये क्या कहलाता है? धनात्मक स्थानांतरण। या फिर जो ऊपर का उदाहरण था, अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, आप ट्रक आप सीख चुके हैं, तो आप अगर उसके बाद कार सीखने में आपको उसको सहायता मिलेगी क्योंकि आप ट्रक चला चुके हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सीखने का धनात्मक स्थानांतरण ही कहलाएगा, क्योंकि एक कौशल आपका अन्य कार्य करने में सहायता प्रदान कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण। दूसरा क्या है? अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण। चलिए देखते हैं। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तो जब आपको कोई कार्य, आपका कोई ज्ञान है, किसी कार्य को करने का आप कुछ सीख चुके हैं, आपको उसका ज्ञान है, उसका अनुभव है, उसका प्रशिक्षण है, आप उसको जानते हैं और यह दूसरे कार्य को करने में घातक सिद्ध हो रहा है, मतलब दुष्परिणाम हो रहा है इसका दूसरे कार्य में, अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह, यहाँ सलाह हो जाएगा, सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है। तो इसमें कह रहा है कि तेज चलने का अभ्यास जो है दिल की बीमारी की स्थिति में, अगर कोई चिकित्सक है, मतलब कोई बीमार व्यक्ति है जिसकी दिल की बीमारी है, तो चिकित्सक अगर सलाह देता है कि आप धीमे चलिए, लेकिन आपका अभ्यास तेज चलने का है, तो वह बाधा उत्पन्न करेगा ना, घातक हो जाएगा। इसलिए ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा, क्योंकि आपको चिकित्सक सलाह दे रहा है धीमे चलने के लिए, लेकिन आपका अभ्यास जो है तेज चलने का है, आपकी आदत तेज चलने की है, तो वह दिक्कत हो रहा है ना, तो बाधक घातक हो रहा है, तो यह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अगला है शून्य स्थानांतरण। अगला क्या है? शून्य स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना सहायक हो ना ही बाधक होता है तो वहाँ अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में जब जो पूर्व अनुभव है ना सहायक होता है ना ही बाधक होता है तो वह
वहाँ पर क्या होता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होता है। अगला है क्षैतिज स्थानांतरण। अगला क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। कह रहा है कि जब आपका कोई अर्जित ज्ञान है, आपका अनुभव है या प्रशिक्षण है, आप कुछ जो सीखे हैं उसका उपयोग व्यक्ति लगभग उसी समान स्थिति, उसी प्रकार की समान स्थिति में कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्न को हल करने का अभ्यास जो है उसी तरह से विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। जैसे कि मान लीजिए गणित में जो आप अभ्यास कर रहे हैं और विज्ञान में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आप उसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो लगभग समान स्थिति हो रही ना। आपका जो वो कौशल गणित में सॉल्व करने में आ रहा था काम, लगभग उसी स्थिति में आप इस विज्ञान के भी प्रश्न को सॉल्व करने की काम आएगा तो ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। चलिए इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। क्विक रिवीजन इसका कैसे है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला स्मृति स्तर, हर्बर्ट ने दिया था। यह सबसे निम्न स्तर होता है, इसे बच्चे इस स्तर पे बच्चे रटने पर अधिक बल देते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है रटकर, यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। दूसरा स्तर था कौन, समझ बोध स्तर, इसको मॉरिसन ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से ऊंचा होता है, इसमें रटने के बजाय चीज़ों को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है और बच्चों को यह ज्ञान दिया जाता है पहले, फिर नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं और इस तरह प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग करे। मतलब इस स्तर पे, समझबोध स्तर पे बच्चों को इस तरह से पहले ज्ञान दिया जाता है, समझाया जाता है और इस प्रकार बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं उसको इस तरह दिया जाता है कि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग करे, अपने दैनिक जीवन में अगर कोई समस्याएं हो रही उसका अनुप्रयोग हो तो उसका यूज करें। तीसरा है चिंतन स्तर, यह सबसे ऊंचा स्तर होता है। इस स्तर पर बच्चा अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि उसकी मानसिक शक्तियों का विकास पूर्णता होता है, हो सकता है। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम सिद्धांत आदि बताए जाते हैं, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने के लिए दिया जाता है और निष्कर्ष निकालने के भी अवसर पूर्णता दिए जाते हैं। मतलब कोई नियम सिद्धांत बताया जाएगा, उसके बाद आप उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करिए, आप उसकी अच्छाई बुराई, उसकी सीमाएं देखिए, उसके महत्व देखिए, उसके समाज पर पड़ने वाले असर को देखिए, विभिन्न चीज़ें देखिए आप उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालिए। चिंतन स्तर में ये होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक था सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि कम समय में, इसमें क्या होता है कि कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। शिक्षण कार्य में कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है और शिक्षकों को विभिन्न कौशलों का विकास इसमें किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और प्रश्न प्रवाह कौशल। आगे देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। पहले पाठ्य योजना बनाया जाता है, पहले टीचर पाठ्य योजना बनाता है कि उसे पढ़ाना क्या है, उसके बाद 6 मिनट वह शिक्षण करता है, फिर 6 मिनट उसे प्रतिपुष्टि मिलती है। 6 मिनट जो उसके सहपाठी होते हैं या टीचर होते हैं जो भी बताता है कि आपने गलती क्या की है, वही प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक कहलाता है। फिर वह जो उसकी गलतियाँ उसको मिली रहती है, जो उसके शिक्षक बताए रहते हैं, उसके सहपाठी बताए रहते हैं, उसको सुधार करता है, उसके लिए 12 मिनट उसको मिलते हैं और उसके बाद फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट के लिए करता है और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट के लिए होती है। तो टोटल समय सूक्ष्म शिक्षण में 36 मिनट लगता है। आगे देखते हैं अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल किसी दूसरे काम में सीखने वाले कौशल को प्रभावित करता है, मतलब जब आपको कोई एक सीखा हुआ कौशल या फिर काम दूसरे सीखने कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब आप कोई चीज़ सीखे हैं और वह किसी अन्य कार्य में सहायता प्रदान कर रहा है या फिर प्रभावित कर रहा है, मतलब सहायता या फिर बाधक बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया का प्रभावित करता है। अगला था कि धनात्मक स्थानांतरण के प्रकार देखते हैं। धनात्मक स्थानांतरण, इसमें क्या होता है कि जब आपका पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, जिसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है, या फिर ट्रक सीखने, जो अगर आप ट्रक चलाते हैं, आप ट्रक सीखे हैं तो उसके बाद आप अगर कार सीख रहे हैं तो ये क्या है, धनात्मक स्थानांतरण, क्योंकि आप एक ज्ञान सीखे हैं और उसकी सहायता दूसरे ज्ञान में हो रही है। दूसरा क्या है, ऋणात्मक स्थानांतरण। जब किसी कार्य को करने का ज्ञान जो है, आपकी योग्यता, अनुभव किसी अन्य कार्य को करने में घातक या फिर बाधा उत्पन्न करती है, इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आपका अभ्यास तेज चलने का है लेकिन भी आप दिल की बीमारी से ग्रसित हैं और चिकित्सक आपको धीरे चलने की सलाह दिया है, लेकिन चूंकि अभ्यास आपका तेज चलने का है इसलिए वह आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। उसके बाद कौन सा स्थानांतरण था, शून्य स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, पूर्व अनुभव न सहायता प्रदान करता है नए कार्य में, न ही बाधा बनता है, जिसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण क्या था कि जब आप कोई ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण जो आप सीखे रहते हैं लगभग उसका उपयोग उसी प्रकार के अन्य कार्य को करने में होता है, लेकिन स्थिति जो होती है लगभग उसी प्रकार की होती है। जैसे कि आप गणित में कोई जोड़ घटाव के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कर रहे हैं और उसी प्रकार विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आ जाता है वही कौशल, तो लगभग वही स्थिति में आप अपने कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है।
चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन को भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।